नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं कृतिका और देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक हर रोज वो तमाम खबरें पहुंचाते हैं जिन पर रहती है हम सभी की नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन प्रमुख खबरों की करेंगे हम बात, जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने संवाददाताओं से। सबसे पहले उन प्रमुख खबरों का रुख करते हैं टॉप 9 का। तो आज की सबसे पहली और प्रमुख खबर का रुख करेंगे, जहां आपको बता दें कि चीन में एससीओ समिट का आयोजन, और इस समिट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे, जहां एक बार फिर से पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाते हुए नजर आए हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान और चीन पर हमलावर हुए हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। क्या कुछ कहा है उन्होंने इस बार एससीओ समिट में, बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में। लेकिन इसके साथ ही दूसरी प्रमुख खबर की अगर हम बात करें तो वो है मौसम से जुड़ी हुई। हिमाचल में जहां बारिश का तांडव देखने को मिल रहा है, लगातार बारिश हो रही है, लेकिन इसके साथ ही जो बादल फट रहे हैं, वहां पे बादल फटने की भी कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें नदियों का रौद्र रूप इस वक्त देखने को मिल रहा है और काफी तेज सैलाब, जिसमें कई मजदूरों के बहने की भी खबर इस वक्त मिल पाई है हमारे सहयोगी। और इसी पर अपने सहयोगियों के साथ में ताजा अपडेट लेंगे कि हिमाचल में अभी फिलहाल क्या कुछ ताजा हालात हैं। लेकिन इसके साथ ही तीसरी प्रमुख खबर की अगर हम बात करें तो वो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई। जी हाँ, पहले बमबारी और अब बातचीत। और ये बातचीत क्या रंग लाएगी, क्योंकि ये वार्ता होनी है ट्रंप और ईरान के बीच में, और कितनी महत्वपूर्ण ये वार्ता बताएंगे विस्तार से आपको इस खबर के बारे में भी। साथ ही करेंगे अपने संवाददाता से चर्चा, ताजा अपडेट जानने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज पंच की प्रमुख खबर के साथ। भारत ने एक बार फिर से इंटरनेशनल फोरम से आतंकवाद पर अपना रुख साफ कर दिया है। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ समिट 2025 की एक अहम बैठक में भारत ने कहा है कि ये जरूरी है कि जो लोग आतंकवाद को प्रायोजित, पोषित और अपने साथ में रखते हैं, स्थायी उद्देश्यों के साथ में उनका इस्तेमाल करते हैं, उन्हें उसका खामियाजा भुगतने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एससीओ समिट में शामिल हुए, जहां उन्होंने सीधे तौर पर इस आयोजन में, जिसका आयोजन इस वक्त चीन में हो रहा है, और इस समिट में रक्षा मंत्री ने, आपको बता दें कि इस समिट के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेजबान चीन और साथ ही पाकिस्तान को आतंकवाद को लेकर जमकर सुनाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शांति, सुरक्षा और विश्वास की सबसे बड़ी कमी, सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त, जिससे निपटने की जरूरत है सभी को। करेंगे इस पूरे मुद्दे पर चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एससीओ सम्मेलन में राजनाथ सिंह ने और क्या कुछ कहा है। तो एससीओ सम्मेलन में जमकर गरजते हुए राजनाथ सिंह नजर आए हैं, जहां उन्होंने कहा है कि आतंकवाद कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इसी के साथ आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि पाक रक्षा मंत्री की मौजूदगी में उन्होंने खरी खोटी वहां पर सुनाई। आतंकवाद के साथ शांति और समृद्धि नामुमकिन है। पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद ये एससीओ समिट, जिसमें एक बार फिर से पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाई। पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करते हुए नजर आए इस समिट के दौरान। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर जघन्य ये हमला किया गया। पहलगाम में धर्म पूछकर गोली मारी गई और अब निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है, ये बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कही गई। तो एससीओ समिट, जिसका आयोजन इस वक्त चीन में किया जा रहा है, चीन मेजबानी कर रहा है इस बार एससीओ समिट 2025 की, जिसमें शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पाकिस्तान और साथ ही चीन दोनों को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि और क्या कुछ कहा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, वो भी आपको एक बार सुनाते हैं। The pattern of the Pahalgam terror attack matches with LET's previous terror attacks in India. In exercising its right to defend against terrorism and preempt as well as deter further cross-border terrorist attacks, India on 7th May 2025 successfully launched Operation Sindoor to dismantle cross-border terrorist infrastructure. We reiterate the need to hold the perpetrators, organizers, financiers, and sponsors of reprehensible acts of terrorism, including cross-border terrorism, accountable and bring them to justice. तो ये एससीओ समिट, लेकिन आखिर इस एससीओ समिट की भूमिका क्या है, एक बार वो भी आपको बता देते हैं, फिर करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से।
तो एससीओ समिट की भूमिका क्या है, सबसे पहले वो आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही समिट में शामिल होते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आए हैं। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। The consequences. Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy and provide shelter to terrorists. There should be no place for such double standards. SCO should not hesitate to criticize such nations. India is committed to increasing its connectivity with the Central Asia. Better connectivity not only enhances mutual trade but also fosters mutual trust. However, in these efforts, it is essential to uphold the basic principles of the SCO Charter, particularly respecting the sovereignty and the traditional integrity of member states. तो सीधे तौर पर भारत ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है आतंकवाद के मुद्दे पर कि भारत की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी रहेगी। और इस दौरान एससीओ समिट 2025 में शामिल होते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर तो हमला बोला ही, इसके साथ ही हम देखें तो पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसका भी जिक्र करते हुए रक्षा मंत्री नजर आए। लेकिन इसके साथ ही एससीओ समिट की आखिर भूमिका क्या है, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। सीधे तौर पर आपको बता दें कि विश्वास, मैत्री और अच्छे पड़ोसी की भावना को मजबूत करता है एससीओ, और इसके साथ ही सदस्य राज्यों के बीच में प्रभावी सहयोग को प्रोत्साहित करना इसकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं में से एक है कि सबको एक साथ लेकर चलना है। इसके साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को भी बनाए रखना है। जो जितने इसमें देश जुड़े हुए हैं उनके अंदर शांति रहे, सुरक्षित और साथ ही स्थिरता, राजनीतिक और आर्थिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को भी बढ़ावा देता है एससीओ। तो सीधे तौर पर यह एससीओ की भूमिका है, लेकिन इस पर ताजा अपडेट लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टर जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अब विशाल, सीधे तौर पर एससीओ समिट में शामिल होते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम देखें, अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर एक बार फिर से आतंकवाद के खिलाफ किस तरीके से भारत लगातार कार्रवाई कर रहा है उसका जिक्र उन्होंने किया, पहलगाम हमले का जिक्र उन्होंने किया। देखिए कृतिका, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं बता दूं कि अभी भी हमारे पास खबर आई है रक्षा सूत्रों के हवाले से कि राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री है उन्होंने एससीओ पे जो जॉइंट डिक्लेरेशन है उसको साइन करने से मना कर दिया है, क्योंकि उसमें पहलगाम हमले की कोई चर्चा नहीं थी, इसलिए उन्होंने साइन करने से मना कर दिया। और ये बड़ा सेटबैक होगा एससीओ के लिए। जहाँ तक हम बात कर रहे हैं एससीओ के लिए, एससीओ दुनिया का सबसे बड़ा रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 40% जो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन है वो कवर होती है, और इसके अंदर भारत और पाकिस्तान 2017 में इसके मेंबर बने थे। पहलगाम हमले को लेकर राजनाथ सिंह बहुत मुखर नजर आए। उन्होंने एससीओ के अंदर पाकिस्तान पर हमला किया बिना नाम लेते हुए। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को इस बात को समझ लेना होगा कि कोई भी सुपर पावर सेफ नहीं है, क्योंकि आजकल वॉर के तौर तरीके बदल गए हैं। अब हाइब्रिड वॉर का ज़माना है, इसलिए हमें रोकना होगा नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के हाथों में मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स जाने से। इसके लिए हमें सबको एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना होगा। कृतिका, इसके साथ ही अगर हम देखें तो पाकिस्तान पर हमलावर तो हुए ही वो, और आतंकवाद को लेकर के उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि कहीं ना कहीं जो देश आतंकवाद को पोषित कर रहे हैं, आतंकवाद को संरक्षण दे रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया एससीओ में सामने आई है? देखिए एससीओ के अंदर 10 मेंबर्स हैं, जिसके अंदर चीन तो इसका फाउंडिंग मेंबर है ही, इसके अलावा रशिया है, भारत पाकिस्तान ने 2017 में ज्वाइन किया, और ईरान इसका 2023 में मेंबर बना, और 2024 में बेलारूस भी इसका सदस्य बना। तो अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा कि पूरी बात सामने आने में, लेकिन जो हमारे रक्षा मंत्री ने वहाँ पर बात उठाई है उसमें उन्होंने ख़ास तौर से रैट्स का उन्होंने हवाला दिया। रैट्स यानी कि रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर किस तरह से सब देश एक दूसरे का साथ निभा सकते हैं, क्योंकि जब भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी, जब एससीओ समिट इंडिया में हुआ तो रैट्स पे एक जॉइंट डिक्लेरेशन साइन हुआ। रैट्स का जो हेडक्वार्टर है वो है उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में, और भारत के रक्षा मंत्री ने रैट्स का हवाला देते हुए कहा कि हमें रीजनल सिक्योरिटी और ख़ास तौर से आतंकवाद के ऊपर काम करना होगा, और बिना इसके
हो नहीं सकता और हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। इसके साथ ही भारत ने अफगानिस्तान का भी हवाला दिया और रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत अफगानिस्तान का सबसे बड़ा रीजनल पार्टनर है और भारत चाहता है कि वहाँ पर हर तरह से डेवलपमेंट हो और भारत उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ ही रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर इसलिए लॉन्च किया गया था क्योंकि हम अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमेशा हम अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को बचाने के लिए आतंकियों को और आतंकियों के ठिकानों पर हमला करते रहेंगे। ठीक है विशाल, आपको इस बीच रोकना चाहेंगे। एक बड़ी खबर जिसका अभी आपने जिक्र किया हाल ही में, वो बड़ी खबर अब सामने आ चुकी है जहां रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। दरअसल आपको बता दें कि रक्षा मंत्री का एससीओ में संयुक्त घोषणा पत्र जो होता है उस पर हस्ताक्षर करने से साफ तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मना कर दिया है और जानकारी ये मिली है कि इस घोषणा पत्र में पहलगाम हमले का कोई जिक्र नहीं था, जिसका जिक्र खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया अपने संबोधन में और पाकिस्तान को खरी खरी सुनाई, लेकिन उसका जिक्र इस घोषणा पत्र में नहीं था, जिसकी वजह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस जो घोषणा पत्र है, जो एससीओ का संयुक्त घोषणा पत्र है, उस पर हस्ताक्षर करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों से ये इस वक्त सबसे बड़ी खबर सामने आई है। तो फिलहाल ये सबसे बड़ी खबर है जहां रक्षा मंत्री का एससीओ में संयुक्त घोषणा पत्र जो सामने आता है, दरअसल समिट होने के बाद में एक ये संयुक्त घोषणा पत्र बनाया जाता है और उस पर हर किसी को जो लोग अपने अपने देशों से इसमें शामिल हुए हैं उन सभी को इस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। लेकिन क्योंकि इस घोषणा पत्र में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसका जिक्र नहीं था, जिसका जिक्र रक्षा मंत्री ने किया भी था अपने संबोधन में, उसके बावजूद भी इस घोषणा पत्र में उसका जिक्र नहीं किया गया, जिसकी वजह से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। नजर इस खबर पर लगातार बनी रहेगी, लेकिन इसी के साथ न्यूज पंच में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। रुक जाओ, ये क्या है? असली नोट? ब्रो, ये फटा है। सुन, कते फटे या पुराने नोट को बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं। वाओ, नया नोट मिलेगा? हाँ, जिससे तू हमें पिज्जा पार्टी देगा। RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। अगली खबर का रुख कर लेते हैं मॉनसून से जुड़ी हुई अगली खबर, जहां देश में जहां कुछ जगहों पर अभी भी मॉनसून का इंतजार है, तो वहीं दूसरी तरफ हिमाचल में मॉनसून कहर बरपा रहा है। बीते कल कई जगह पर बादल फटने की वजह से बाढ़ जैसे हालात वहां पर बने, जिसमें कई मजदूर भी बह गए। हालांकि अभी तक अगर हम देखें तो 2 शवों को बरामद भी कर लिया गया है। मौसम विभाग ने हिमाचल के कई जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया है। बारिश का, तेज हवाओं का और बाढ़ का ये अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही SDRF और NDRF की टीमें भी लगातार राहत बचाव कार्य में वहां पर जुटी हुई हैं और जो लोग किसी भी जगह पर फंसे हुए हैं उनको वहां से सुरक्षित निकालने का कार्य किया जा रहा है। हिमाचल में अलग अलग जगह से कई सारी वीडियोस भी सामने आई हैं जो वाकई भयावह है और काफी डर वाली कहीं ना कहीं नजर आती है और प्रकृति का विकराल रूप ये तमाम वीडियो दिखा रही है। वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे, साथ ही करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से और जानेंगे ताजा हालात वहां के। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं बादल फटने से मची हिमाचल में तबाही। तो हिमाचल में मानसून का कहर इस वक्त देखने को मिल रहा है, जहां बादल फटने से हिमाचल में तबाही जैसे हालात नजर आए हैं, जिसकी कई सारी वीडियोस भी अब सामने आ चुकी हैं। बादल फटते ही कई सारी जगहों पर बाढ़ की स्थिति होगी, क्योंकि वहां की जो व्यास नदी है उस व्यास नदी में जो जल स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ नजर आया है। इसके साथ ही जैसे ही बादल फटा तो उसके बाद में इस बाढ़ में कई सारे मजदूर भी बह गए, जिसमें से 2 के शवों को बरामद भी कर लिया गया है। साथ ही राहत बचाव में SDRF और NDRF की टीम लगातार वहां पर बनी हुई हैं और जो लोग किसी भी जगह पर फंसे हुए हैं उनको वहां से निकालने का कार्य किया जा रहा है। इस वक्त अगर हम देखें तो प्रदेश में जो नदी नाले हैं वो भी इस तूफान पर हैं। कुल्लू और धर्मशाला में हालत
काफी खराब है। वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी इस वक्त जारी किया गया है। और आखिर ये अलर्ट किस किस जिले के लिए जारी किया गया है वो सबसे पहले आपको बताते हैं। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, ऊना और हमीरपुर, इन तमाम जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है, जहां पर बारिश और तेज हवाएं चलने की सीधे तौर पर संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। लेकिन इसके साथ ही 5 और ऐसे जिले हैं जिनके लिए अलर्ट जारी है। बिलासपुर, सोलन, शिमला, सिरमौर और मंडी। तो कुल मिलाकर हम देखें तो हिमाचल प्रदेश के इस वक्त 10 जिलों में मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, तेज बारिश का और साथ ही तेज हवाएं चलने का, बादल फटने का, और इसके साथ ही बाढ़ जैसे संकेत कहीं ना कहीं मिलते हुए नजर आए हैं। लेकिन इसके साथ ही जो कई सारी तस्वीरें आई हैं वो काफी भयावह हैं और प्रकृति का रौद्र रूप दिखाती हैं। ये देखिए तस्वीरें, किस तरीके से एक गाड़ी है और वो इस पानी में एक पत्ते की तरह बहती हुई लगातार जा रही है। तो किस तरीके से इसमें तेज बहाव है। हालांकि आपको बता दें इस तरीके की सिर्फ एक नहीं कई सारी तस्वीरें सामने आई हैं और वो सारी ही तस्वीरें काफ़ी डरावनी और भयावह हैं। तो ये एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें एक गाड़ी जो बहती हुई लगातार इसमें नजर आ रही है, क्योंकि बादल फटने के बाद में नदी का जो जल स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और तेज़ बहाव भी था। और इस तेज़ बहाव में ये एक गाड़ी जो कि मात्र एक पत्ते की तरह बहती हुई लगातार जा रही है, जिसकी वीडियो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नजर आए। लेकिन इसके साथ ही अलग अलग जगह से और भी तस्वीरें सामने आई हैं, एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो साथ ही आपको बता दें कि उन पे वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इसके साथ ही अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भूस्खलन की घटनाएं इस वक्त सामने आ रही है, जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। चेतलकोट के पास में पहाड़ी जो है वो दरक गई है, भूस्खलन जैसी तस्वीरें वहां से भी सामने आई हैं। और इस पहाड़ी की वजह से आदि कैलाश का जो रास्ता है वो बंद हो चुका है, जिसकी वजह से लोग वहां पर फंसे हुए हैं। और आदि कैलाश मार्ग बंद होने की वजह से यात्री फंसे, उनको वहां से निकालने की कोशिश लगातार इस वक्त की जा रही है और वीडियो भी सामने आ चुका है। और इस वीडियो में तबाही का पूरा मंजर नजर आया है। तो ये देखिए, ये तस्वीर है उत्तराखंड की और उत्तराखंड में जो भूस्खलन हुआ उसकी ये तस्वीर इस वक्त सामने आई है। और इस तस्वीर के ये देखिए किस तरीके से पहाड़ी पर से मलबा और गिरता हुआ वहां पर नजर आया है, और जिसकी वजह से जो ये मेन रास्ता था वो रास्ता भी बंद कर दिया गया। हालांकि उस रास्ते को साफ करने की तमाम कोशिश इस वक्त की जा रही है। तो ये वहाँ की तस्वीरें हैं और साथ ही आप देख रहे हैं कि नदी में उस जो वहाँ पर नदी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जलस्तर इस वक्त नजर आया। हमारे साथ में हमारी सहयोगी हेमलता इस वक्त जुड़ रही है, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं ताज़ा अपडेट के लिए। हेमलता, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है इस वक्त हिमाचल प्रदेश की? अगर हम बात करें तो कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है, लेकिन इसके साथ ही एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें जो लगातार वहां पर राहत बचाव कार्य भी कर रही हैं। जी बिल्कुल, अगर पिछले कल की बारिश की अगर हम बात करें तो बहुत तेज मूसलाधार बारिश पिछले कल हुई है और इस बारिश से हिमाचल प्रदेश के खासतौर पर 3 जिलों की अगर हम बात करें, कुल्लू, कांगड़ा और लाहौल स्पीति सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं। इस वक्त धर्मशाला में एक बड़ा हादसा पेश आया है जहां पर सलूनी खड्ड अचानक से उफान पर आ गई और ऐसे में हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम कर रहे 6 लोग वहां पर लापता हैं, 2 मजदूरों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इसके अलावा एक जो व्यक्ति है वो जंगलों की तरफ भागता हुआ नजर आया है। जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने ये बताया है, जो कांगड़ा जिला के उपायुक्त हैं हेमराज बैरवा, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है और वहां पर इस वक्त सुबह 6 बजे से ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तमाम जो लापता लोग हैं उनको ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ प्रशासन ने पर्यटकों को और स्थानीय लोगों को एहतियात बरतने की जरूर यहाँ पर सलाह दी है। इसके अलावा अगर हम कुल्लू की बात करें तो कुल्लू जिला में बंजार उपमंडल के तहत 3 जगह बादल फटने से भारी तबाही हुई है। जी, सेंज घाटी एक जगह है जहां पर पिछले कल सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इस घाटी में करीब आधा दर्जन से ज्यादा जो घर हैं वो बाढ़ की चपेट में आए हैं, 3 लोग लापता हैं और ऐसे में वहां पर भी राहत व बचाव कार्य जारी है। लाहौल स्पीति की अगर हम बात करें तो वहां पर जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन काजा की तरफ जो पर्यटक हैं उन्हें मार्ग अवरुद्ध होने की वजह से कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि वहां पर मशीनरी तैनात कर दी गई है ताकि जो मार्ग अवरुद्ध हुए हैं उन्हें समय रहते बहाल किया जा सके और जो पर्यटक वहां फंसे हैं उन्हें निकाला जा सके। इसके अलावा जो पंढोर डैम है और कौल डैम है वहां पर जो पानी है वो समय से छोड़ा जा रहा है, लेकिन अगर बीती रात की बात करें तो बीती रात बारिश नहीं हुई है जिससे अभी जल स्तर सामान्य बताया जा रहा है। और कौल डैम प्रबंधन ने ये फैसला लिया है कि आज 12 बजे डैम से पानी छोड़ा जाएगा और इस बीच जो सतलुज नदी है उसका जल स्तर 4 से 5 मीटर बढ़ सकता है। तो ये सूचना जो है
जारी की गई है। ऐसे में लोगों को जरूर एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि अगर अचानक से सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ता है तो उन्हें भी जागरूक करना होगा कि नदी से दूर रहा जाए, क्योंकि ऐसे में कोई भी अनहोनी हो सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हेमलता तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। साथ ही हिमाचल प्रदेश में और क्या कुछ हालात बनते हैं हमारे तक आप जरूर पहुंचाते रहिए, जिससे कि दर्शकों तक सबसे पहले डीडी न्यूज के जरिए हम इन खबरों को पहुंचा सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई। जी हाँ, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सरप्राइजिंग सीज फायर ऐलान को 24 घंटे से ज्यादा का वक्त अब बीत चुका है, जहां सीज फायर उल्लंघन के आरोपों के बाद अभी फिलहाल शांति है। अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के परमाणु ठिकानों को काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचा है। अब आगे क्या होगा? क्या ईरान का परमाणु हथियार बनाने का सपना टूट गया है? क्योंकि इजराइल और अमेरिका नहीं चाहते कि ईरान परमाणु हथियार बनाए, और इसीलिए इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बीते 12 जून 2025 को हमला भी कर दिया था। और हमले के बाद 23 जून तक ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग भी चली। इस बीच ट्रंप की तरफ से ऐलान किया गया कि अगले हफ्ते ईरान से न्यूक्लियर वार्ता भी होगी, और इस वार्ता में और क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये वाकई देखने वाली बात होगी। करेंगे चर्चा इसको लेकर अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं न्यूक्लियर वार्ता का 6वां अध्याय। तो न्यूक्लियर वार्ता का ये 6वां अध्याय, और ट्रंप की तरफ से ऐलान कर दिया गया है इस वार्ता को लेकर। ईरान के साथ ये वार्ता होनी है डोनाल्ड ट्रंप की, और इसका ऐलान किया गया है, जहां आपको बता दें कि अगले हफ्ते ईरान से न्यूक्लियर वार्ता ये होगी अमेरिका की, और इसमें देखना होगा कि इस वार्ता में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। सीधे तौर पर ट्रंप ने कहा है कि ईरान अब यूरेनियम एनरिच नहीं करना चाहता, ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है। साथ ही समझौता होने की संभावना है, लेकिन गारंटी नहीं है, ये बात भी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई। सीधे तौर पर ट्रंप ने ईरान के साथ संबंध सुधारने की इच्छा भी उन्होंने जताई है। हालांकि आपको याद होगा कि ईरान के ऊपर अमेरिका की तरफ से भी हमला किया गया था। इसके साथ ही वार्ता की जगह और भागीदारों पर ट्रंप ने फिलहाल चुप्पी साधी हुई है। किस जगह पर यह वार्ता होगी, कौन कौन इसमें शामिल होंगे, इसके बारे में भी कोई जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है आधिकारिक तौर पर। लेकिन इसके साथ ही ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर आखिर किसका क्या दावा है वो भी आपको बता देते हैं। अमेरिकी हमलों से न्यूक्लियर प्रोग्राम को काफी नुकसान पहुंचा है, ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, और ट्रंप ने सीधे तौर पर कहा है कि पूरी तरह विनाशकारी था ये हमला, ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कही गई है। लेकिन इसके साथ ही CIA की तरफ से कहा गया है कि ईरान की न्यूक्लियर क्षमता को कई साल अब पीछे धकेल दिया गया है इन हमलों के बाद। इसके अलावा इजराइल कह रहा है कि ईरान की परमाणु तैयारी अब कई वर्ष पीछे चली गई है। वहीं UN प्रमुख कह रहे हैं कि तकनीक और साथ ही ज्ञान अब भी ईरान के पास है, और ऐसे में ईरान कभी भी बना सकता है, अपना परमाणु हमला तैयार कर सकता है। तो ऐसे में सीधे तौर पर ट्रंप कह रहे हैं कि जो हमले किए गए हैं उसका सीधा असर देखने को मिला। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ईरान की तरफ से कबूलनामा सामने आया। परमाणु ठिकानों पर ईरान की ये पहली प्रतिक्रिया इसी बीच सामने आई है, और इस पर ईरान ने कहा है कि हमारे परमाणु ठिकानों को गंभीर नुकसान हुआ है। वहां के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि परमाणु संरचनाएं बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। B-2 बॉम्बर्स ने जो गहरी बंकर बमबारी की उसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिला है, लेकिन उस जगह पर अभी भी मीडिया को मौके पर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से B-2 बॉम्बर से ये हमला किया गया था, और जो बंकर है बंकर के नीचे ये हमले हुए थे, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान ईरान को हुआ है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? फिलहाल अब ये वार्ता होनी है ईरान और अमेरिका के बीच में, और बताया जा रहा है कि काफी महत्वपूर्ण ये वार्ता है, और इसमें से कहीं ना कुछ उम्मीद है, कुछ हल जरूर निकलकर सामने आएगा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अभी इसकी तुलना की है हिरोशिमा नागासाकी से, कि उन्होंने तुलना की कि जिस तरह हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराने के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया और युद्ध रुक गया, उसी तरह से उन्होंने इसकी तुलना कर दी है कि ये जो बमबारी हुई है इजराइल अमेरिका की तरफ से 3 न्यूक्लियर साइट्स पे, उसके बाद युद्ध रुक गया इजराइल और ईरान के बीच में। ये एक बहुत बड़ा बयान है, एक बहुत बड़ा बयान है। इसके पीछे संकेत है ईरान को भी और पूरी दुनिया को भी कि हो सकता है इसके बाद ईरान जो है वो अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो जाए। और बातचीत किस स्तर पे होगी? उम्मीद यह है कि बातचीत विदेश स्तर पे होगी, विदेश मंत्री के स्तर पे या विदेश मंत्री के वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पे, क्योंकि जो
जो सबसे पहली बात है कि ये पॉलिसी डिसीजन लेना है ईरान को। ईरान ने अपनी पार्लियामेंट में ये डिसीजन लिया है कि वो IAEA को इजाजत नहीं देगा ईरान में आने के लिए, मतलब IAEA से उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया है। उधर रूस ने भी कह दिया है कि IAEA के साथ हम नहीं रहेंगे। तो निश्चित तौर पे एक बड़ी चुनौती है कि पॉलिसी डिसीजन ईरान को लेना है कि वो IAEA के साथ सहयोग करेगा कि नहीं करेगा, और इस पॉलिसी डिसीजन के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति या विदेश मंत्री के स्तर की उपस्थिति जरूरी है। निश्चित तौर पे अमेरिका की कोशिश ये है कि वो IAEA को भेजे, वहां जाने दे, IAEA इस बात की जांच करे कि कितना डैमेज हुआ है, ईरान की क्षमता कितनी है, क्योंकि पूरा जो टारगेट था इसीलिए था कि ईरान के पास परमाणु हथियार बनाने की क्षमता न हो। और पहले तो ईरान ने यह कहा कि नहीं, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन बाद में लगता है उन्होंने मौके की नजाकत को समझा, और उसके बाद कतर के साथ जो उनकी बात हुई, राष्ट्रपति की बात हुई कतर के साथ, तो उसके बाद उन्होंने समझा कि अगर इस तरह से असर्ट करते रहेंगे तो इसका मतलब है कि इजराइल और अमेरिका को फिर मौका मिलेगा एक बार फिर ईरान पे हमला करने का। इसलिए स्थितियां ईरान मुझे लगता है कि समझ रहा है कि उसे किस रास्ते पे जाना है, और जो अगले सप्ताह बात होगी अमेरिका के साथ, उसमें ईरान अपने पत्ते खोलेगा। निश्चित तौर पे अमेरिका की कोशिश यह रहेगी। बिल्कुल, और ये जो वार्ता होगी काफी महत्वपूर्ण वार्ता, जिसमें कहीं ना कहीं निकल कर सामने आएगा कि अब ईरान आगे क्या कुछ करने वाला है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज पंच में मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। दोपहर 2 बजे फिर हाजिर होंगे न्यूज पंच के एक और एपिसोड को लेकर, जिसमें और भी तमाम खबरों की करेंगे हम चर्चा। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।